भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। एक हिंदू राष्ट्र पर अगर जाति का प्रभाव नहीं होता तो ये कब का मिट चुका होता। रनाडे जैसे सुधारवादी लोग जातिवाद को खत्म करके जाति की हत्या कर रहे हैं और ऐसा करके वे इस राष्ट्र की प्राण शक्ति को खत्म कर रहे हैं। पंडित बाल गंगाधर तिलक। किसानों के बच्चों को शिक्षा देना बेकार है। इनके बच्चों को शिक्षा देना और कुछ नहीं, सिर्फ पैसे की बर्बादी है। पंडित बाल गंगाधर तिलक। जो ब्राह्मण नहीं उसको तो बढ़ईगिरी, लुहार, राजमिस्त्री के काम और दर्जीगिरी सिखाई जानी चाहिए। उनके लिए वही सही होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आज के पॉलिटिकल किस्सों में चर्चा करेंगे बाल गंगाधर तिलक, जो रनाडे के सबसे बड़े विरोधी रहे। वो रनाडे जो बाल विवाह के खिलाफ थे, जो हमारे धर्म की कुरीतियों पर सवाल कर रहे थे, जो किसानों, मजदूरों और महिलाओं की बात कर रहे थे। क्यों तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में मूक नायक के लिए एडवर्टीजमेंट छापने से मना कर दिया था? वो मूक नायक जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने अछूतों के अधिकारों के लिए शुरू किया था। आज के एपिसोड में बाल गंगाधर तिलक के जीवन के कुछ अनकहे पहलुओं पर बात होगी, जिन पर अक्सर बात करने से राष्ट्रवादी लोग और मीडिया बचते हुए नजर आती है। साल था 1875। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती पुणे पहुंचे हुए थे। उनके पहुंचने से ठीक बाद ही पुणे का माहौल गर्म हो गया। कुछ लोगों का एक दल उन्हें मारने पीटने की धमकी दे रहा था। लोग लाठियां लेकर उनके पीछे दौड़ रहे थे और छतों से पत्थरों की बौछार की जाने लगी थी। लेकिन दो शख्स उनकी मदद के लिए वहां पहुंचे हुए थे, जो लाठियों के प्रहार और पत्थरों की बौछार के बीच से दयानंद सरस्वती को पुणे की गलियों से सुरक्षित निकालने में कामयाब हुए थे। महादेव गोविंद रनाडे और ज्योतिराव फुले, जो लोग दयानंद सरस्वती को जानते हैं, वो इन दोनों शख्सियत को भी जानते होंगे। ज्योतिराव फुले ने एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी, जो हमारे देश के दलित पिछड़ों की बदहाली का चरित्र चित्रण करती है। रनाडे का हिंदू धर्म के अध्यात्म पक्ष की ओर झुकाव काफी था। उनका मानना था उनके समय हिंदू धर्म कर्मकांडों और अंधविश्वासों में ज्यादा उलझा हुआ है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के साथ साथ महिलाओं को एजुकेट करने पर विशेष कार्य किया और महाराष्ट्र कन्या शिक्षा समाज की स्थापना भी की। उस जमाने में वो नए जमाने की सोच वाले आदमी के रूप में जाने जाते थे। बेकार रूढ़वादी परंपराओं या कंजर्वेटिव सोच वाली मान्यताओं पर पूरी तरह विरोध दर्ज कराते थे। उन्होंने शादी विवाह में दिखावट के लिए और आडंबरों पर किए गए गैर जरूरी खर्चों का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह की मांग रखी और इस बात को पुरजोर से रखा कि महिलाओं के भी अधिकार होने चाहिए। विधवा स्त्रियों का मुंडन किया जाता था, उसका भी विरोध किया। अछूतों पर उनकी जाति की वजह से किसी भी तरह के प्रतिबंध का वो समर्थन नहीं करते थे, बल्कि इसके खिलाफ खड़े होते थे। लेकिन एक तबका था उस समय भी जो उनका भी विरोध करता था। रनाडे योग्यताओं के धनी थे। योग्यताओं के बल पर उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भारतीय भाषाओं को शामिल करवाया और 1983 तक वे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी नियुक्त किए गए। रनाडे इतना सब कुछ कर रहे थे, फिर भी उनके विरोधियों की लाइन में सबसे आगे खड़े थे बाल गंगाधर तिलक। साल था 1881। एक पत्रकार के रूप में तिलक ने अपना करियर शुरू किया और उन्होंने 3 ऐसे काम दिए जो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी दिखाई देते हैं। देखिए कैसे। 1 मई 1881 को उन्होंने ब्रिटिश प्रेस में कुछ पुराने लेखों में कार्ल मार्क्स की तारीफ की। उनके विचारों को न सिर्फ परिचय करवाया बल्कि उनकी तारीफ भी की। दक्कन में किसानों की राहत के लिए बने बड़े कानून की कड़ी आलोचना की। यह कानून गरीब किसानों को उन लालची सूदखोरों से बचाने के लिए था जो उनकी बची खुची संपत्ति भी हड़प जाते थे और कर्ज ना चुकाने के जुर्म में उन्हें जेल भिजवा दिया जाता था। एक तरफ कार्ल मार्क्स की तारीफ, दूसरी तरफ किसानों का विरोध, ये आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। और उन्होंने हद तो तब कर दी थी जब वो एकदम खुल करके सामने आ चुके थे। उन्होंने जाति व्यवस्था का बचाव किया। तिलक की एक पत्रिका छपती थी, द मराठा। इसमें 10 जुलाई 1881 को एक लेख लिखा उन्होंने, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू कास्ट।
ये तीन काम जिंदगी भर के उनकी विचारधारा के स्तंभ बने रहे। 1884 में महादेव गोविंद रनाडे और कुछ अन्य सुधारवादियों ने मिलकर लड़कियों के लिए पहला हाई स्कूल खोला, हुजूर पागा। उसी दौरान द एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी आया, जो लड़कियों के विवाह की उम्र को लेकर था। तिलक इन दोनों के विरोधी बनकर उभरे। 10 साल की बंगाली लड़की फूलमणि का आज से लगभग 120 साल पहले उसके पति ने बलात्कार यानी जबरन सेक्स किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लाया गया, जिसमें लड़की के साथ सहमति से सेक्स करने की न्यूनतम उम्र 10 साल से बढ़ाकर 12 साल करने की व्यवस्था की गई। अतीत में पलटकर देखें तो देश में जब भी हिंदुत्ववादी ताकतवर हुए हैं, महिलाओं के हकों की लड़ाई ऐसी राहों से गुजरी है जहां वो कमजोर हुई है, जहां उनके दमन के लिए कांटे बिछाए गए हैं। अंग्रेजों की गुलामी के दौर में 1890 के एक वाकये से इसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। उड़ीसा की फूलमणि नाम की 10 साल की बाल विवाहित की मौत तब हो गई जब उसके पति हरिमोहन मैती ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। 30 साल के हरिमोहन मैती ने फूलमणि के मायके में ही यह प्रयास किया था, लेकिन लोकमान्य तिलक के पास जैसे फूलमणि के जीवन का कोई मोल ही नहीं था, ना ही उसकी मृत्यु का कोई शोक। उनकी सारी हमदर्दी हरिमोहन के साथ थी और वे अपने अंग्रेजी अखबार महारट्टा में संपादकीय लिखकर लोगों से अपील कर रहे थे कि मैती पहले ही पत्नी को खो चुके हैं, अब उनकी और लानत मलानत ना की जाए। उनका दुर्भाग्य कि अंग्रेज सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी थी और फूलमणि की मौत को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। उनको शांत करने के लिए अगले ही साल द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित करा दिया गया। इतना ही नहीं, लोकमान्य तिलक को तो बाल विवाह की पीड़ित महिलाओं से भी समस्या थी। तलाक लेना भी उन्हें गवारा नहीं था। जो स्त्रियां अपने पतियों की प्रताड़ना सहन कर रही थीं, उन्हें कानून की मदद से तलाक लेने के विरोध में तिलक नजर आते हैं। उन्हीं दिनों की बात थी, रखमाबाई नामक एक पढ़ी लिखी विवाहित महिला अपने पति से कानूनन तलाक लेने वाली पहली महिला बनी। तो इतिहासकार परिमला बी राव बताती हैं कि तिलक ने उसे पूरी हिंदू नस्ल का सवाल बनाकर हंगामा मचा दिया। रखमाबाई एक पढ़ी लिखी युवती थी और उन्होंने अपने निरंकुश पति दादाजी भीका जी के साथ रहने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह हमेशा उनके साथ मारपीट की आशंका से डरी रहती थी। तब तिलक ने अपने अखबार महारट्टा के 8 पन्नों में पूरे 6 पेज भरकर दादाजी का समर्थन किया था। 12 जून 1987 के महारट्टा में उन्होंने लिखा था कि अगर रखमाबाई अपने पति के साथ जाने से इनकार करती हैं तो उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। रखमाबाई जैसी महिलाओं को वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसी चोरों, व्यभिचारियों और हत्यारों को मिलती है। ये उस व्यक्ति की भाषा है जिसे कभी तक आप महापुरुष मानते हैं। उस वक्त तिलक जैसे और हिंदुत्ववादी वर्ण और जाति व्यवस्था को राष्ट्र निर्माण का आधार बताकर जाति व्यवस्था का बचाव तो किया ही करते थे। वो इस बात के भी हिमायती थे कि शादी के बाद बालिग या नाबालिग पत्नियों को पूरी तरह से अपने पतियों के अधीन रहना चाहिए। लेकिन यहाँ भी बात खत्म नहीं होती। लोकमान्य तिलक बच्चियों और महिलाओं की मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा के भी विरोधी निकलते हैं। परिमला बी राव बताती हैं कि महादेव रनाडे के स्कूल ने ऐसा सिलेबस लागू किया जिसमें बच्चियां आगे जाकर हायर एजुकेशन ले सकें। तो तिलक ने रनाडे को चेतावनी दी कि एजुकेशन देने से पतियों को छोड़ने वाली रखमाबाई जैसी लड़कियों की तादाद और बढ़ जाएगी। एक डीके कर्वे हुए, उन्होंने 1915 में महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो तिलक का कहना था कि हमें एक एवरेज हिंदू लड़की को बहू के तौर पर देखना चाहिए, जिसका अपने पति के घर के लोगों के प्रति खास कर्तव्य सुनिश्चित हो। तो लोकमान्य ने कर्व से कह दिया कि वे यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम को खाना बनाने, घर का अर्थशास्त्र और बच्चों की देखभाल जैसे विषयों तक सीमित रखें। अपने अखबार द महारट्टा और नगर पालिका में अपने समर्थकों के जरिए तिलक ने लड़कियों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का भी विरोध किया था। दरअसल द महारट्टा कोई कॉरपोरेट अखबार नहीं था। 1881 से 1897 तक
तिलक इस अखबार के अकेले मालिक और संपादक रहे। एक और कहानी साल 1874 के आसपास की है। 1874 से 1879 के बीच एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसकी मार झेल किसान वर्ग परेशान था। उस वक्त हालात ये थे कि 10 से 20 रुपए 1000-2000 रुपए की बराबर लग रहे थे। लगान देने वाले किसानों पर सूदखोरों का कर्जा बढ़कर 1000 से 2000 रुपए तक पहुंच गया था। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए एक बिल भी लाया गया, द डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879, जिसका ड्राफ्ट महोदय गोविंद रनाडे और विलियम वेडरबर्न ने तैयार किया था। अकाल और भारी कर्ज के तले दबे किसानों ने सूदखोरों के खिलाफ बड़ा भारी विद्रोह खड़ा कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व एक चित्पावन ब्राह्मण वासुदेव बलवंत फड़के कर रहे थे, जबकि अछूत और आदिवासी उनका साथ दे रहे थे। दौलतिया रामोशी, बाबाजी चम्हार, सखाराम महार और कोंदू मांग जैसे अछूत और आदिवासी नेता फड़के के साथ खड़े थे। तिलक ने फड़के की बगावत को अपने अखबार के जरिए एक गुमराह शख्स की कोशिश करार दिया। सरकार ने फड़के को गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमे चले और वे अदन की एक जेल में भेज दिए गए, जहां 1883 में उनकी मौत हो गई। लेकिन आगे चलकर किसानों को इस तरह बदहाल न होना पड़े, इसके लिए रनाडे और वेडरबर्न ने कृषि बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। ये बैंक किसानों को बेहद कम ब्याज दर पर लचीली भुगतान शर्तों पर कर्ज देने वाले थे। लेकिन तिलक ने इस कानून और प्रस्तावित बैंकों का भी लगातार विरोध किया। उन्होंने सूदखोरों को काश्तकारों का भगवान तक कह दिया। सूदखोर वो जो लगान और ब्याज वसूलते थे, काश्तकार वो जो दूसरों के खेतों में काम करते थे। उन्होंने सरकार से दरख्वास्त करते हुए कहा कि जो लोग सूदखोरों का पैसा लौटा नहीं रहे हैं, उनके लिए जेल भेजने वाले कानून को फिर से लागू किया जाए। तिलक के भारी विरोध की वजह से आखिरकार सरकार ने 1885 में किसानों के लिए खोले गए बैंकों को रोक दिया और इस तरह तिलक ने अपनी जीत का पहला स्वाद चख लिया। महाराष्ट्र के किसानों के प्रति तिलक का यह रवैया जीवन भर रहा। उन्होंने रैतबाड़ी की जमीनों को टैक्स से बाहर रखने का एक अलग आंदोलन ही चला दिया। तिलक ने मांग की कि सूदखोरों की जमीन पर लगाए जाने वाले टैक्स पर भी छूट मिले। दरअसल देखा जाए तो तिलक का किसान विरोध जाति व्यवस्था के उनके समर्थन से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। शिक्षा के अपने एजेंडे के तहत वे लगातार जाति व्यवस्था का बचाव करते रहे। तिलक का कहना था कि किसान के बच्चों को शिक्षा देना बेकार है। पढ़ना, लिखना, सिखाना, गणित, भूगोल की जानकारी उनकी व्यवहारिक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई उन्हें फायदा नहीं देगी, नुकसान ही पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि गैर ब्राह्मणों को तो बढ़ईगिरी, लुहार, राजमिस्त्री के काम और दर्जीगिरी सिखाई जानी चाहिए। उनका जो दर्जा है, उनके लिए यही काम सबसे मुफीद है। तिलक इसे शिक्षा का तार्किक सिस्टम बताते थे। साल 1881 में पूना सार्वजनिक सभा ने सरकार से 200 लोगों की आबादी वाले हर गांव में एक स्कूल खोलने की मांग की। तिलक ने फौरन इसका विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कुनबियों के बच्चों को शिक्षा देना और कुछ नहीं, सिर्फ पैसे की बर्बादी है। रनाडे सभी के लिए शिक्षा पर जोर देते थे। लोकमान्य तिलक इसका विरोध किया करते थे और क्या कहते थे कि सार्वजनिक धन करदाताओं के पैसों से इकट्ठा होता है। टैक्स देने वालों को ही यह फैसला लेना चाहिए कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो। हालांकि देश उस वक्त जिस दौर से गुजर रहा था, गुलामी के दौर में, वैसे दौर में लोकमान्य तिलक के राष्ट्रवाद ने अहम भूमिका लोगों को इकट्ठा करने में की थी, लगाई थी। इस बात में कोई शक नहीं कि वो एक अच्छे नेता होंगे। उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ऐसे नारे भी दिए। देश की स्वतंत्रता में उनके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता है, लेकिन उनकी इन सब बातों को भी नहीं भुलाया जा सकता है जो जातिवादी और महिला विरोधी रही हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे तो किसी और पॉलिटिकल किस्से में सुनाएंगे आपको कोई और कहानी। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि आप भारतीय न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी तमाम अपडेट्स आपके पास लगातार आती रहें। और अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़िए ताकि आपको ये भी पता चले कि जिन लोगों को आप पूछते आए हैं उनकी गलतियां क्या रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।